हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस। सबसे पहले देखते हैं हम उसकी डेफिनेशन। तो क्या है एलर्जिक राइनाइटिस? इट इज़ अ इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स ऑफ नेज़ल म्यूकोसा। नेज़ल म्यूकोसा का इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है। एंड ये इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स किसकी अगेंस्ट में है? तो कि एयरबोर्न एलर्जन की अगेंस्ट में। ड्यू टू एयरबोर्न एलर्जन, IgE मीडिएटेड इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स ऑफ नेज़ल म्यूकोसा। एलर्जन कोई भी हो सकता है। हमने सुना होगा ना कि किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से एलर्जी होती है, या पोलन ग्रेन्स या फिर डस्ट। ये कोई भी एलर्जन अगर नोज़ में एंटर हुआ है तो IgE मीडिएटेड नेज़ल म्यूकोसा का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। उसे बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इसकी वजह से क्या क्या होगा? कैरेक्टराइज्ड बाय वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज। नोज़ में से वाटर डिस्चार्ज निकलेगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की फीलिंग आएगी उस इंसान को, स्नीजिंग होगी एंड इचिंग इन द नोज़। ये सब कुछ होगा। वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग एंड इचिंग इन द नोज़। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेनली 2 टाइप्स है एलर्जिक राइनाइटिस के। फर्स्ट है सीजनल एंड सेकंड है पेरिनियल। सीजनल मतलब कि ये जो सिम्टम्स है ना एलर्जिक राइनाइटिस के, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में अपीयर होंगे। एंड पेरिनियल मतलब कि ये जो सिम्टम्स है वो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेंगे। इटियोलॉजी में है इनहेलेंट एलर्जेंस, अगर एलर्जन को इनहेल किया है तो। एंड सेकंड है जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है। अब हम देखते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होगा कि एलर्जन को इनहेल करेगा कोई इंसान। इनहेल्ड जो एलर्जन है वो नोज़ में एंटर होके स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। एंड ये जो एंटीबॉडी है वो ब्लड के बेसोफिल्स में या फिर टिश्यू के मास्ट सेल में जाके फिक्स हो जाएंगे। एलर्जन आएगा, एलर्जन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा एंड ये जो एंटीबॉडी है वो सेल में फिक्स हो जाएगी। कौन से सेल में? ब्लड के बेसोफिल्स में या फिर टिश्यू के मास्ट सेल में। फिर क्या होगा कि एक बार इस एलर्जन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई है, दूसरी बार वो एलर्जन एंटर होगा। और दूसरी बार जब वो एलर्जन एंटर होगा ना, तो क्या होगा कि ऑन एक्सपोजर वो जो दूसरी बार एलर्जन आया वो उस एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होगा। एंटीबॉडी जो पहले एक्सपोजर में बन गई थी ना, उस एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होगा। कहाँ पे? FAB एंड पे। देखिए ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो ऊपर वाला है वो FAB एंड है एंड ये जो नीचे वाला है वो FC एंड है। ये FAB एंड पे कौन बाइंड होगा? ये जो दूसरी बार आया हुआ एलर्जन है वो। और फिर एंटीजन एंटीबॉडी, ये जो एलर्जन है वो एंटीजन की तरह एक्ट करेगा। फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड ये जो FC एंड से यहाँ पे मास्ट सेल जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे से। फिर क्या होगा कि मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन होगा एंड उसकी वजह से बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे। प्राइमिंग इफेक्ट देख लेते हैं हम। प्राइमिंग इफेक्ट क्या है? तो कि म्यूकोजा अर्लियर सेंसिटाइज टू एन एलर्जन विल रिएक्ट टू स्मॉलर डोज ऑफ सबसिक्वेंट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर नोज़ का म्यूकोजा पहले एलर्जन से सेंसिटाइज हो गया है तो दूसरी बार उसे सेंसिटाइज होने के लिए, एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल अमाउंट में एलर्जन की ज़रूरत होगी। पहले जितने एलर्जन आए थे, एज अ एग्ज़ाम्पल पहले 100 एलर्जन आए थे तब म्यूकोसा सेंसिटाइज हुआ था। तो सेकंड बार अगर 50 एलर्जन आएंगे ना तो भी म्यूकोसा सेंसिटाइज हो जाएगा। ऐसे सब्सिक्वेंटली एलर्जन की अमाउंट कम होती जाएगी ना तो भी म्यूकोसा सेंसिटाइज होगा। इसे बोलते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। हमने यहाँ पे देखा था ना कि केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, तो अब हम ये देखते हैं कि केमिकल मीडिएटर्स कौन कौन से रिलीज़ होंगे। तो मीडिएटर्स है ना वो 2 टाइप्स के रिलीज़ होंगे, प्री फॉर्म्ड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड। पहले से फॉर्म हो गए उसमें कौन कौन से है? हिस्टामाइंस, ECFA यानी कि एओसिनोफिल कीमोटेटिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलैक्सिस, NCFA यानी कि न्यूट्रोफिल कीमोटेटिक फैक्टर अट्रैक्ट्स न्यूट्रोफिल्स, हिपेरिन एंड अदर।
न्यूली सिंथेसाइज में है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, PAF यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर, थ्रोम्बोक्सिन ए एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये है मीडिएटर्स जो रिलीज होंगे। अब हम देखते हैं कि जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा वो 2 फेज़ में देखने को मिलेगा, एक्यूट और अर्ली फेज़ एंड लेट और डिलेड फेज़। एक्यूट फेज़ में जो होगा वो विदिन 5 to 30 मिनट्स में देखने को मिलेगा। एंटीजन यानी कि जो एलर्जन है वो एक्सपोज होगा, एलर्जन हमारी नोज़ में एंटर होगा, उसके 5 to 13 मिनट्स में देखने को मिलेगा। 5 to 30 मिनट्स में उसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ स्नीजिंग, राइनोरिया एंड नेजल ब्लॉकेज। लेट फेज है और डिलेड फेज है वो कब होगा, तो कि अकर्स आफ्टर 2 to 8 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। ये किसकी वजह से होगा, तो कि ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स। कौन कौन से इन्फ्लामेटरी सेल्स, तो कि इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। इसकी वजह से क्या होगा, तो कि इट कॉजेज स्वेलिंग एंड कंजेशन एंड थिक सिक्रीशंस फ्रॉम द नेजल म्यूकोजा। ठीक है, हमने देखा कि एलर्जिक जो रिस्पॉन्स है वो 2 फेज़ में देखने को मिलता है, एक्यूट फेज़ एंड लेट और डिले फेज़। उसके पहले हमने देखा था कि पैथोजेनेसिस क्या है, प्राइमिंग इफ़ेक्ट क्या है। उसके पहले हमने देखी कि इटियोलॉजी क्या है, टाइप्स क्या है एंड उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हमें देखना है कि एलर्जिक राइनाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले है कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ सीजनल नेज़ल एलर्जी। सीजनल नेज़ल एलर्जी में क्या देखने को मिलेगा, तो कि स्नीजिंग में भी है पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग, मतलब कि 10 to 20 स्नीजेस होगी एट अ टाइम, एक साथ 10 to 20 स्नीजेस देखने को मिलेगी। उसके बाद है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, वाटरी डिस्चार्ज एंड इचिंग इन द नोज़। एंड ये जो नोज़ में इचिंग होती है ना, वो कभी कभी आइस, पैलेट एंड फेरिंग्स को भी इन्वॉल्व करती है। ठीक है, हमने देखा कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ सीजनल नेज़ल एलर्जी। इसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ पेरिनियल एलर्जी। क्या है इसमें, फ्रीक्वेंट कोल्ड, स्टफी नोज़, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, क्रॉनिक कफ एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। उसके बाद हम देखते हैं नेज़ल साइंस। इसमें क्या होगा कि ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी अक्रॉस द मिडल ऑफ डोरसम ऑफ द नोज़ के डोरसम में मिडल में ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी। ये क्यों दिखने को मिलेगी, तो कि ड्यू टू कॉन्स्टेंट अपवर्ड रबिंग ऑफ नोज़ इट विल गिव राइज टू एलर्जिक सैल्यूट। जो चाइल्ड हो गए ना वो कॉन्स्टेंटली अपनी नोज़ को अपवर्ड रब करते रहेंगे, उसकी वजह से नोज़ के डोरसम में यहाँ पे ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी, उसे एलर्जिक सैल्यूट कहते हैं। अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा तो आप गूगल करके एक बार इमेज देख लीजिए कि एलर्जिक सैल्यूट किसे बोलते हैं। इस वीडियो में मैं फ़ोटो नहीं अपलोड कर सकती उसका, ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज़। ठीक है, उसके बाद हमको देखने हैं ओक्यूलर साइंस यानी कि आइस में क्या क्या होगा, इडिमा ऑफ लीड्स, कंजेशन, कोबल स्टोन अपीयरेंस ऑफ कंजक्टाइवा एंड एलर्जिक शाइनस किसे बोलते हैं, तो कि आइस की अंडर में डार्क सर्कल्स देखने को मिलेंगे, उसे बोलते हैं एलर्जिक शाइनर्स। उसके बाद हमें देखना है ओटोलॉजिक साइंस। कान में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कि रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, सीरस ओटाइटिस मीडिया ड्यू टू यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज। ठीक है, उसके बाद है फेरेंजियल साइन में हमें देखने को मिलेगा ग्रेन्युलर फेरेंजाइटिस। लेरेंजियल साइन में देखने को मिलेगा होर्सनेस ऑफ वॉइस एंड इडिमा ऑफ वोकल कॉर्ड्स। हमने देख लिए है क्लिनिकल फीचर्स। अगर आपको अभी लग रहा हो ना कि ये तो बहुत सारे फीचर्स है, इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो डोंट वरी, एक दो बार रिवाइज करने से ये सब कुछ समझ में आने लगेगा एंड याद भी हो जाएगा। अब हमें देखनी है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, उसके बाद है ट्रीटमेंट विथ ड्रग एंड उसके बाद है इम्यूनोथेरापी।
अब ये जो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन है ना, वो कब इफ़ेक्टिव होगी, तो कि अगर कोई सिंगल एलर्जन ही इन्वॉल्व होगा एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन के लिए, अगर सिंगल एलर्जन ही इन्वॉल्व होगा ना, तो ही ये इफ़ेक्टिव है। अगर हमें पता है कि हमें कौन सी चीज़ से एलर्जी है, तो हम उसे दूर रह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि घर में जो पेट होते हैं ना, उसमें से भी कोई एलर्जन हो सकता है, तो रिमूवल ऑफ पेट फ्रॉम द हाउस। फिर क्या है कि अ, हमें क्या करना है कि अ, वो जो घर में पिलो होते हैं ना, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट कवर करनी है, जिसकी वजह से उसमें से भी कोई कोई एलर्जन ना आए। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस की वजह से हमें एलर्जी हो रही है, तो हमें उस प्लेस को ही चेंज कर देना चाहिए। समटाइम्स किसी को सीवियर एलर्जी हो ना, तो उसको अपने जॉब के प्लेस को भी चेंज करना पड़ सकता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट विथ ड्रग्स। उसमें सबसे पहले है एंटीहिस्टामिनिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स क्या करेंगे, तो कि वो राइनोरिया कंट्रोल करेंगे, स्नीजिंग कंट्रोल करेंगे, प्लूराइटिस कंट्रोल करेंगे, बट उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होगी, तो कि ड्राउजीनेस। उसके बाद है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स में वो क्या करेंगे, तो कि वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से नेज़ल कंजेशन एंड इडिमा रिड्यूस होगा। उसके बाद है कोर्टिकोस्टीरॉइड्स। कोर्टिकोस्टीरॉइड्स में क्या है कि टॉपिकल स्टीरॉइड्स जैसे कि डेक्लोमिथाजोन, डाइप्रोप्रियोनेट, फ्लूटिकाजोन, ऐसे कुछ कोर्टिकोस्टीरॉइड दे सकते हैं। वो क्या करेंगे, तो कि इन्फ्लामेटरी जो सेल्स हो गए ना, उसका रिक्रूटमेंट इनहिबिट करेंगे। इससे वो जो एलर्जिक रिएक्शन है ना, उसके लेट फेज को सप्रेस करेंगे। इन कोर्टिकोस्टेरॉइड में क्या होता है पता है, कंटिन्यू कोर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देने चाहिए। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में 2 मंथ तक कोर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद 1 to 2 वीक्स का ब्रेक लेना चाहिए। उसके बाद है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये क्या करेंगे, तो कि वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेंगे एंड जो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से जो डिग्रेन्युलेशन हो रहा था ना, उसको प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद है इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी कब देनी है हमें, जब ड्रग की ट्रीटमेंट, हमने देखा ना कि ये जो एलर्जन है वो तो कब इफ़ेक्टिव होगा, तो कि एक ही एलर्जन इन्वॉल्व होगा तो ड्रग देनी है। ड्रग की देने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा, ड्रग ट्रीटमेंट भी फेल हो रही है, तो हमें क्या देनी है, इम्यूनोथेरापी। इसमें क्या करना है कि जो एलर्जन है ना, वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज में थोड़ा थोड़ा हर रोज़ देना है। इसकी वजह से क्या होगा, तो कि वो जो आईजीई का फॉर्मेशन है ना, वो ही सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये देख ली हमने ट्रीटमेंट। बट अगर कोई हमें पूछे ना कि आप एलर्जिक राइनाइटिस को मैनेज कैसे करोगे, मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस अगर आपको थियरी में क्वेश्चन हो ना, तो आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं लिखनी है, आपको सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, उसके बाद ट्रीटमेंट लिखनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम टेस्ट के नाम देख लेते हैं। टोटल, सबसे पहले है टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट, जिसमें हमें अगर इओसिनोफिलिया होगा तो पता चल जाएगा। नेज़ल स्मीयर करवाना पड़ेगा, स्किन टेस्ट करवानी पड़ेगी जैसे कि स्किन प्रिक टेस्ट, स्पेसिफिक आईजीई मेजरमेंट्स, RAST यानी कि रेडियो एलर्गोसोर्बेंट टेस्ट एंड नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट, ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशंस है। इन्वेस्टिगेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अगर कोई मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो पूछे ना, तो आपको सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशंस के नाम लिख देने हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में जो मैंने बताया वो, ठीक है। आई होप आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।